हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 11 के अध्याय 3 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय के अंदर अपने चिरसम्मत भौतिकी की मूल शाखा यांत्रिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय से चिरसम्मत यांत्रिकी स्टार्ट होती है, कहीं की यांत्रिकी का अध्ययन स्टार्ट होता है। ये अपने बोला था कि जो फिजिक्स है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नेचर, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। इसे अपने फिजिक्स बोलते हैं। फिर अपने काल के आधार पर भौतिक विज्ञान के 2 भाग बताए थे। 1900 से पहले कि जो भौतिक विज्ञान है इसे अपने बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। और 1900 के बाद जो भौतिक विज्ञान है वो अपने पास है आधुनिक भौतिकी। तो अपने कक्षा 11 के अंदर मुख्यतः चिरसम्मत भौतिकी का अध्ययन करते हैं। कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये वाली जो शाखा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके फिर 3 भाग हैं। एक तो है स्थितिकी, स्टैटिक्स। दूसरा भाग है अपने पास गतिकी, काइनेमेटिक्स। और तीसरा अपने पास है शुद्ध गतिकी, डायनामिक्स। इसे अपने बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और इसे अपने बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। स्थितिकी से तात्पर्य होता है पिंडों का स्थिर अवस्था में अध्ययन। गतिकी का मतलब अगर मैं बात करते हैं तो पिंडों का गति अवस्था में अध्ययन, किन कारणों से गति हो रही है उनकी उपेक्षा की जाती है। शुद्ध गतिकी का मतलब गति में अध्ययन है, लेकिन जिन कारणों से गति होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो अपने इस पाठ के अंदर गतिकी स्टार्ट करेंगे और गतिकी के अंदर अपने सरल रेखा में गति की बात करेंगे। एक सीधी रेखा में जो गति हो रही है उसका अध्ययन करेंगे। चौथे लेसन के अंदर इसी के अंतर्गत अपने समतल में गति का अध्ययन करेंगे और ये अपने 5वें लेसन से स्टार्ट होता है। यदि पिंड का आकार 10 के घात -6 मीटर से अधिक व वेग 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड से बहुत कम हो तो चिरसम्मत भौतिकी मान्य होती है। अगर अपने कहीं चिरसम्मत भौतिकी कब लगेगी तो उसमें कंडीशन आ गई, एक कण का आकार तो 10 के घात -6 मीटर से ज्यादा हो और वेग इससे बहुत कम हो, तब ये मान्य होती है। फिर अगर अपने बात करते हैं यदि आकार 10 के घात -6 मीटर से कम हो तो परमाणुीय व नाभिकीय भौतिकी मान्य होती है। इसने कह दिया कि जो आकार है 10 के घात -6 मीटर से कम है, ज्यादा था तो चिरसम्मत था, कम हो गया तो परमाणुीय व नाभिकीय भौतिकी होती है। यदि वेग 3 वेग प्रकाश के
सॉरी, यदि वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या प्रकाश की जो चाल है उसके तुल्य हो, तो आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत मान्य होता है। तो अपने 3 कंडीशन बता दी। जैसे आधुनिक भौतिकी के अंदर अपने आइंस्टीन की बात करते हैं, तो अगर 4 प्रकाश की चाल के तुल्य है तो सापेक्षवाद का सिद्धांत मान्य है। फिर जो ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रह्मांड में सदैव सापेक्ष गति होती है, निरपेक्ष गति नहीं। निरपेक्ष कह दें या अमूर्त गति कह दें, भी 2 प्रकार में अपने गति में कह दिया, एक तो अमूर्त या निरपेक्ष कह दें या अपने सापेक्ष कह दें। अमूर्त या निरपेक्ष गति का मतलब होता है किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष अध्ययन करना। पर ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वो अपने अक्ष पे घूम रही, तो अपने उसके साथ अपने भी घूम रहे, तो अपने भी गतिशील है। हर चीज गतिशील है, यहाँ तक कि सूर्य अपनी अक्ष पे घूम रहा है, तो ब्रह्मांड खुद गतिशील है। तो अमूर्त या निरपेक्ष गति की कल्पना निरर्थक है, किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष गति की अपने बात नहीं कर सकते, अपने सापेक्ष गति की बात करते हैं। जैसे कई बार होता है अपने एक बस में अपने बैठे हैं, दूसरी बस है, तो अपने अगर उसको देखते हैं तो ये सापेक्ष गति है, वो दोनों बसें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो अपने को धीमी चलती हुई दिखाई देगी दूसरी बस। अगर दोनों विपरीत आती हैं तो दूसरी बस अपने को बहुत तेज चलती हुई दिखाई देगी। तो सदैव ब्रह्मांड के अंदर सापेक्ष गति होती है, एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड की गति का अध्ययन करना। निरपेक्ष गति की कल्पना अपने कह दिया निरर्थक है। तो अब अपने चिर समझ भौतिकी की जो मुख्य शाखा थी यांत्रिकी, और जिसके 3 प्रकार हैं, स्थितिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी, इनके अपनी व्याख्या करेंगे। अब अपने अगर बात करें, जैसे यांत्रिकी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने कहा कि चिर समझ भौतिकी की मूल शाखा है, तो इसमें अपन लिखते हैं तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पिंडों का स्थिर या गति अवस्था में अध्ययन करते हैं। फिर इसके में 3 प्रकार हो गए, स्थितिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। स्थितिकी में इसके अंतर्गत पिंडों का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है। गतिकी में बात करें, इस शाखा के अंतर्गत पिंडों का गति अवस्था में अध्ययन किया जाता है, लेकिन जिन कारणों से गति होती है उनकी उपेक्षा की जाती है। अब गतिकी और शुद्ध गतिकी की बात करें, परिभाषा एक ही है इनकी, इसमें भी गति अवस्था में अध्ययन है, लेकिन उन कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण गति होती है, इसे बोलने नहीं किया है तो उनकी उपेक्षा की है। जैसे हमने कह दिया भी एक पंखा चल रहा है, वो अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो वो गतिकी है। अब उसके अंदर अपने कारण नहीं बोला, कारण की उपेक्षा कर दी, क्यों चल रहा है वो। फिर अगर अपने बात करते हैं कि उसमें अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसकी रोटर के ऊपर चुंबकीय बल लगता है जिससे वो घूर्णन गति का, तो अपने कारणों की व्याख्या कर दी, कारणों सहित बता दिया, तो ये शुद्ध गतिकी है। तो यांत्रिकी के 3 प्रकार हो गए, स्थितिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। फिर ब्रह्मांड में सदैव सापेक्ष गति होती है, एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड की गति का अध्ययन होता है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष गति के लिए पिंड का स्थिर होना जरूरी है, और ब्रह्मांड में कोई पिंड स्थिर नहीं है। अपने भी बोला था कि संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील है, सूर्य अपने अक्ष पर गतिशील है, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, सूर्य की अपनी अक्ष पर भी घूम रही है। अपने कई बार देखते हैं कि अपने आसपास की वस्तुएं स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो पृथ्वी के साथ वो भी अपनी अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है। तो ब्रह्मांड में कोई पिंड स्थिर ही नहीं है, तो इससे निरपेक्ष गति की कल्पना निरर्थक है। सदैव अपने पास गति कैसी होगी, सापेक्ष गति। इस पाठ के अंदर अपने सापेक्ष गति का अध्ययन करेंगे। अभी अपने जैसे गतिकी, शुद्ध गतिकी या स्थितिकी के बारे में बोला, तो अपने बोल दे कि गति अवस्था या स्थिर अवस्था में अध्ययन हो रहा है पिंडों का, उसे अपनी यांत्रिकी बोलते हैं। अब अगर अपने स्थिर अवस्था की बात करें और एक गति अवस्था की बात करें, अपने इसको अगर परिभाषित करना है, स्थिर वस्तु क्या है, गतिशील क्या है, तो अपने बोला कि सापेक्ष अध्ययन करना है अपने को। अब जैसे ये पेन अपनी जगह पे रुका हुआ है, इसको कहेंगे स्थिर है, तो इसको अपने स्थिर बताना है तो कैसे है। फिर ये चल रहा है, इसकी गति करवा रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं अपने, फिर कह रहे हैं कि गति अवस्था में, तो गति अवस्था में कैसे है। तो अपने ये कहेंगे कि कोई पिंड स्थिर है, तो उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यदि
पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो इसे स्थिर अवस्था कहते हैं। समय के साथ कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा उसकी स्थिति के अंदर, तो इसे अपने क्या बोलेंगे, स्थिर अवस्था कहते हैं। और अपने कह दें यदि पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो इसे गति अवस्था कहते हैं। जैसे कह रहे हैं उसके निर्देशांक बदल रहे हैं, निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, वो तो गति अवस्था है। और निर्देशांकों में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो स्थिर अवस्था है। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। एक उदाहरण लें, वे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने किसी सगे संबंधी को ट्रेन में या बस स्टैंड पे बस में के लिए छोड़ने जाते हैं, तो जब वो बस चलती है तो अपने लिए उस बस की सारी सवारियां गति अवस्था के अंदर है। पर अपने जहाँ खड़े हैं, जैसे अपने कोई 4-5 जने खड़े हैं, तो वो एक दूसरे के लिए क्या है, स्थिर हैं। अब उस बस वाले की बात कर लेते हैं। बस में सारी जो बैठे सवारियां वो एक दूसरे के लिए स्थिर है, क्योंकि सारे एक ही वेग से एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनका सापेक्ष वेग 0 है। लेकिन जब वो बस के यात्री बाहर देखेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनके लिए बाहर वाली चीजें गतिशील अवस्था में होंगी। तो अपने अपना निर्देश तंत्र बदल दें, अपने जो मूल बिंदु या अपना स्थिति का अध्ययन करने का बिंदु बदल दें, तो उस समय गति वस्तु जो गतिशील वस्तु है वो तो स्थिर लगेगी, और जो स्थिर वस्तु है वो गतिशील लगेगी। अब जैसे बस में बैठे हुए व्यक्ति गतिशील है, लेकिन वो सभी एक ही तरफ एक ही वेग से जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैसे दिखाई देंगे, स्थिर। लेकिन बाहर वाली चीजें जो स्थिर थी उनके सापेक्ष वो क्या करनी है, गति करनी है। तो अपना निर्देश तंत्र बदलने पर जो गतिशील वस्तु है वो तो स्थिर हो जाएगी, और जो स्थिर वस्तु है वो गतिशील हो जाएगी। तो अपने अगले जैसे अपने बात करते हैं निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र वह कोई निश्चित बिंदु है जिसके सापेक्ष अपने पिंड की गति या स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसे निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो जैसे परिभाषा लिखें तो लिखते हैं कि वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अपने स्थिति या गति का अध्ययन कर रहे हैं तो वो निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके निर्देश तंत्र बोलते हैं। निर्देश तंत्र कई तरह के हो सकते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र है अपने पास है, बेलनाकार निर्देश तंत्र है, गोलाकार ध्रुवीय निर्देश तंत्र है। फिजिक्स में जो मुख्य निर्देश तंत्र है वो अपने कार्तीय निर्देश तंत्र है। तो भौतिक विज्ञान में मुख्यतः कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। लेने कार्तीय साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये निर्देश तंत्र दिया था। एक आलसी व्यक्ति था जो सारा दिन अपने बेड पे लेटा रहता था और बेड पे लेटे हुए अपने कमरे की जो वस्तुओं की स्थिति थी वो ज्ञात करता रहता था। तो उन्होंने ये निर्देश तंत्र दिया था और ये अपने काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 निर्देशांकों X, Y, Z का उपयोग करते हैं। अगर पिंड एक ही सरल रेखा में जा रहा है तो उस समय अपने X या Y या Z में से एक यूज करते हैं।
अगर वो समतल में गति कर रहे हैं, जैसे मैदान के अंदर खिलाड़ी भाग रहे हैं, तो वो दो अक्षों के अनुदिश गति कर रहे हैं, तो उसमें दो निर्देशांक एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड का उपयोग करते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं या आपने कहते पतंग उड़ रहा है, वायुयान गति कर रहा है, वो एक मुक्त आकाश में गति करते हैं, तब अपने तीनों निर्देशांकों का उपयोग करते हैं। तो ये अपने निर्देश तंत्र था। अब कार्तीय निर्देश तंत्र के हैं, उसके दो भाग हैं। एक तो भाग है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम मान्य है। जैसे ये नियम था, बल जीरो होने पे त्वरण जीरो होता है, तो उस समय जो निर्देश तंत्र होता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र का पहला जो भाग है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र के अंदर न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम मान्य है। बल शून्य है तो त्वरण का मान अपने पास क्या है, जीरो है। दूसरा जो निर्देश तंत्र है अपने, वो अपने पास है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम मान्य नहीं होता है। इसमें यह होता है कि F बराबर जीरो है तो A जीरो नहीं होता। बल जीरो A जीरो, ये तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। बल जीरो है लेकिन त्वरण जीरो नहीं है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जब अपने पृथ्वी जैसे वर्ताकार पथ पे घूम रही है, अपनी अक्ष के ऊपर वर्ताकार है, वृत्तीय गति कर रही है, उस दौरान जब अपने त्वरण का मान इसका अपकेंद्रीय या विकेंद्रीय त्वरण की गणना करते हैं तो 3.4 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों घूम रही, तो अपने कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन जो अपनी अक्ष पे घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है अपनी अक्ष पे, 24 घंटे का टाइम बोलते हैं जैसे अपने, उस दौरान उस पर कोई बल नहीं लग रहा। उस समय उसके त्वरण का मान 3.4 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बिना बल के त्वरण ऐसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। अब ये त्वरण बहुत कम है, इसको शून्य मान के, लगभग जीरो मानते हुए, पृथ्वी है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, लेकिन माना कैसा जाता है अपने जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कारण ये त्वरण का मान अल्प है, इसको लगभग अपने जीरो मान लेते हैं, तो फिर अपनी स्थिति आ जाती है। अब भौतिक विज्ञान कहते हैं अगर अपने जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रह रहे तो उसमें जितने भी निर्देश तंत्र है वो जड़त्वीय होंगे, और अगर अपने अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में है तो उसके अंदर जितने भी निर्देश तंत्र अपने मानेंगे वो अजड़त्वीय होंगे। तो पृथ्वी है तो अजड़त्वीय, लेकिन इससे माना जड़त्वीय जाता है। फिर अपने जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे थे, अपने तीन अक्ष लेने, जैसे दो तो ये ले ली, तीसरी एक्सिस बोर्ड के तल के लंबवत है जिसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसे अपने इस तरह तिरछा ले लेते हैं। तो ये तो अपने पास होता है दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। इसे अपने हिंदी में कहें तो अपने पास हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इंग्लिश के अंदर तो इसे क्लॉकवाइज और हिंदी के अंदर दक्षिणावर्ती बोलते हैं। फिर अगर अपने इस प्रकार बनाएं, इसे बोलते हैं वामावर्ती निर्देश तंत्र। एंटी क्लॉकवाइज निर्देश तंत्र को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो एंटी क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये अपने निर्देश तंत्र, उसके दो प्रकार जड़त्वीय और अजड़त्वीय थे। अब अपने पिंड की गति के प्रकारों के वर्णन करते हैं। जैसे अपने गति अवस्था की बात कर रहे हैं, गति के प्रकार लें अपने,
तो जो पहला है वो है विमा के आधार पर। अपने एक भी में गति कर रहे हैं, सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, या समतल में गति कर रहे हैं, या मुक्त आकाश में गति कर रहे हैं, तो ये जो गतियां अपने पास होती हैं ये अपनी क्या बोलते हैं, विमा के आधार पे। जैसे इसके 3 प्रकार हैं। एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, पिंड की सरल रेखा के अनुदिश गति, एक विमीय गति कहलाती है। इसमें एक निर्देशांक का मतलब हो गया अपने पास x या y या z, तीनों में से एक का। इसमें एक निर्देशांक का उपयोग अध्ययन हेतु करते हैं। उदाहरण लें, वाहन की सीधी सड़क पर गति। ये अपनी एक विमीय गति है। फिर अगर अपने बात करते हैं द्विविमीय, पिंड की समतल में गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे मैदान के अंदर खिलाड़ी भाग रहे हैं अपने, या बस चलते हुए अपने लेफ्ट या राइट मुड़ जाए तो वो अपने द्विविमीय गति है। पिंड की समतल में गति है। इसमें अध्ययन हेतु 3 निर्देशांकों XY या हेतु 2 निर्देशांकों XY, XZ या YZ का उपयोग करते हैं। जैसे मैदान में खिलाड़ियों की गति। तीसरा अगर अपने लेते हैं तो त्रिविमीय गति। पिंड की मुक्त आकाश में गति। त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वायुयान की गति अपने पास त्रिविमीय गति है। इसमें अध्ययन हेतु 3 निर्देशांकों x, y, z का उपयोग करते हैं। उदाहरण में अगर अपने लें तो जैसे अपने कह सकते हैं पतंग की गति, वायुयान की गति ले सकते हैं, पक्षियों की गति हो सकती है। तो ये अपने विमा के आधार पे 3 प्रकार हो गए, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। दूसरा जो प्रकार है इसका अपने वह प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पे जैसे अगर अपने पहला लेते हैं तो वो अपने पास है स्थानांतरीय या ऋजुरेखीय गति। जैसे अपने ये कहें कि इस
पेन को अपने यहां से लेके यहां तक गति करवाते हैं। इसका प्रथम सिरा यहां पर है, इस जगह से इसको अपने सीधी रेखा में यहां तक ले आए। तो इसका अगर भाग यहां था, अब गति करते हुए अगर भाग यहां और पश्च भाग इस जगह था, अब यहां पे है। तो अगर अपने गौर करें तो अगर और पश्च भाग है वो दोनों ने समान पथ तय किए। इसको अपने एक सरल रेखा में लेके गए तो इसके सारे कण उसी रेखा में जा रहे हैं जिस दिशा में पूरी वस्तु गति कर रही है, और सभी कणों का जो तय पथ है वो बराबर है। तो इस प्रकार की गति को अपने स्थानांतरित या ऋजुरेखीय गति कहते हैं। तो अगर इसको अपने कथन में ले, जब किसी पिंड के सभी कण एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील हों तो इसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। इसमें सभी कणों का रेखीय वेग समान होता है। वे उदाहरण में अगर अपने लें तो बस की सीधी सड़क पर गति। फिर दूसरा जो प्रकार है अपने वो है घूर्णन या कोणीय गति। इसके अंदर एक पिंड है, वो एक निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करता है, जिसे अपने घूर्णन या कोणीय गति बोलते हैं। वस्तु की एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति घूर्णन या कोणीय गति कहलाती है। इसमें समस्त कणों का कोणीय वेग समान व रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे पंखे की गति, पंखा जो गति करता है एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होता है। इस निश्चित बिंदु को अपने ऐसे बोला, इस निश्चित बिंदु को अपने बोलते हैं घूर्णन अक्ष के चारों ओर। तो वस्तु के निश्चित बिंदु या घूर्णन अक्ष के चारों ओर गति को अपने कोणीय गति कहते हैं। अब इसमें बोल दिया अपने कणों का कोणीय वेग तो समान लेकिन रेखीय वेग भिन्न भिन्न है। अब अगर अपने जैसे कहते हैं कि कोई वस्तु वर्ताकार पथ पे घूम रही है, ये एक अपने छड़ है, अपने इसको यहां से गति प्रारंभ कराए घुमाते हुए अपने यही वापस ले, तो सभी कण एक ही समय पर यही वापस आ गए। तो जो कोणीय वेग होता है वो होता है कोण बटे समय। एक चक्कर में जो समय लगता है उसे अपने आवर्त काल बोलते हैं, टी से दर्शाते हैं। तो जो समय है वो टी है, और एक चक्कर में जो कोण बनता है वो 2 पाई है। तो सारे कण जैसे अपने छड़ को यहाँ से घुमाया इधर लेके ऐसे वापस यही ले आए, तो सारों का कोण 2 पाई है, समय टी है, अपने आवर्त काल के बराबर है। तो सभी का कोणीय वेग अपने पास के है, समान है। अब अपने बात करते हैं रेखीय वेग की। वेग होता है पथ बटे समय, तो समय की जगह तो अपने टी लिखी है। अब वर्ताकार पथ पे घूम रहा है तो जो पथ की लंबाई है वो 2 पाई आर उसकी परिधि के बराबर हो। अब जैसे एक कण तो अपने यहाँ ले लें,
ए और एक यहाँ ले लिया बी, ये इसका पथ है। इसकी त्रिज्या जैसे R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। तो अगर अपने ए कण का वेग लेते हैं तो ये हो गया 2 पाई RA बटे टी, और बी का अगर वेग लेते हैं तो 2 पाई RB बटे या R2 और R1। अब ये दोनों कण समान समय पर यही वापस पहुंच रहे हैं। इसका पथ छोटा है, इसका पथ बड़ा है, दोनों का समय बराबर है अपने। तो जिसका पथ बड़ा है वो तो तेज चलेगा और जिसका पथ छोटा है वो धीमा चलेगा। तो केंद्र के पास वाले कणों का रेखीय वेग कम होता है और परिधि वाले कणों का कोणीय वेग ज्यादा होता है। कई बार अपने मजाक के अंदर पंखा अगर घूम रहा होता है तो उसके केंद्र पे तो अपने हाथ लगा देते हैं मोटर वाले हिस्से पे, कारण वहां के कणों का वेग कम होता है, किनारे पे अपना हाथ नहीं लगा पाते, यहाँ वेग ज्यादा होता है, चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो आंतरिक कणों की परिधि कम है तो वेग कम होगा, बाह्य कणों की परिधि ज्यादा है तो वेग ज्यादा होगा। तो ये अपने घूर्णन या कोणीय गति होती है। तीसरी जो गति है वो अपने पास है दोलन या कंपन गति। वस्तु की निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु को बोलते हैं साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे झूले की गति। इस साल अपने जैसे स्थानांतर या रेखीय गति है, तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा लेसन है सिलेबस में, तो उसमें अपने इसी का अध्ययन करते हैं। छठे में इसी का ही आएगा। सातवें में अपने घूर्णन या कोणीय गति की बात करते हैं, और अंतिम 2 अध्याय 14वां और 15वां उसमें अपने दोलन या कंपन गति की बात करते हैं। झूला झूल रहे एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द है अपने, ये अपने दोलन या कंपन गति होती है।